हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्रैश कोर्स चल रहा है। और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और उसके बाद हम कोलराउस का नियम वगैरह जो भी है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जब अपन बात करते हैं तो उससे पहले एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या होता है ये मैं बात करना चाहूँगा, उसके बाद अपन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल से आगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। तो इसमें मतलब ये होता है कि एक तो होता है अपघटन और दूसरा होता है विसर्जन। तो इसमें मेनली दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का क्या होना, डिकम्पोजिशन। एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, डिस्चार्जिंग ऑफ आयन, मतलब आयन का विसर्जन और यौगिक का अपघटन। ये दो चीज़ें होती है किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो इसमें जो सेल यूज़ करते हैं वो सेल कौन सा होता है भाई? वो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल होता है अपन यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं। तो मैं पूछूं कि बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल के द्वारा। इसमें होता क्या है, डिकम्पोजिशन एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। ये दो चीज़ें होती है किसमें भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये बातें अपन जान चुके हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब जब अपन ये दो बातें जान चुके हैं तो हमारे पास तीसरी बात क्या है, वो अपने को जाननी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें अपन कहते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो ये बैटरी लगा दी है ना भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपने को बैटरी बाहर से लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अब मैं दो चीज़ें डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। जैसे मान लो ए बी को इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने, तो उसमें ए प्लस बनेगा और दूसरा क्या होगा, बी माइनस। अब ए प्लस ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ये कैटायन है तो कैथोड पर जाएगा। बी माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो अब सवाल ये उठा कि जब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाके जमा हो जाएगा, और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये जो आपके इनका जमा होना है या जो डिस्चार्ज होने का ये जो प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रोडक्ट हो जाएंगे। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। ये उसके प्रोडक्ट हो गए। तो सवाल ये उठा कि यहाँ पर आपने ये लिया क्या है, तो आपने कहा सर एक लिया मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये लिया है। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ आपके जमा हुई है, मान लो बी जो जमा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो फैराडे लॉ भी अपन वही चीज़ यही वापस आएगी। तो बेसिकली बात हमें पहले ये समझनी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। तो अपघटन और विसर्जन होता कहाँ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो अब सवाल ये उठा कि ये हम क्यों करवाते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं अपन। तो जब इसको अपन हासिल करेंगे तो ये हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का बनना किस किस पर डिपेंड करेगा। एक आपने कह दिया साहब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है
ये आपको पता होना चाहिए किस टाइप का हो सकता है। तो एक तो फैक्टर ही हो गया। दूसरा, ये जो आपने फैक्टर काम में लिए, ये कौन है भाई? मेरे इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड जो है इस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड कैसा है मेरा। और तीसरा मेरा डिपेंड करेगा कि ये जो सब्सटेंस डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका एसओपी या एसआरपी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों यही बात हमें अगर तीनों पता है तो अपना कभी कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो बात करेंगे पहले मैंने बता दिया होता क्या है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये किस पर डिपेंड करते हैं, और फिर अपन इसको एग्जांपल लेके बता के फिर फैराडे के लॉ पढ़ेंगे अपन। तो अपन कहेंगे डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। तो पहला फैक्टर मेरे पास है वो है दोस्तों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रकृति। विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रकृति इसको आप क्या कहेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नेचर कैसी है। अब आपने जैसे मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया NaCl है। अब NaCl का एक सॉल्यूशन तो आपने लिया मोल्टन, मतलब उसका गलित विलयन लिया, और दूसरा आपने क्या ले लिया? उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो इस कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा? अलग होगा। तो मोल्टन सॉल्यूशन अगर आपने लिया तो प्रोडक्ट अलग होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में प्रोडक्ट क्या होगा? अलग। मतलब ये कह सकता हूँ कि इन दोनों ही केस में प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड कैसे होंगे भाई? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना। अब कैसे? जैसे ये आपने NaCl का गलित विलयन लिया, मोल्टन सॉल्यूशन लिया, तो जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na+ और Cl-। तो अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं बात करूं एट कैथोड, तो कैथोड पर कौन जाएगा? ये Na+। दूसरा तो मेरे पास कोई कैटायन है ही नहीं, एक ही धनायन है। तो वो प्राइमरी डिस्चार्जिंग के दौरान ये आपके Na सॉलिड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो गया। तो कैथोड का मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया भाई? सोडियम। एट एनोड पर कौन जाएगा? तो ये Cl- है, ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, न्यूट्रल हो जाएगी, और बाद में Cl + Cl मिलकर मुझे क्या दे देगा? Cl2 दे देगा। तो दोस्तों यहाँ आपने नोट कर लिया कि मेरे अगर NaCl का अगर मैंने मोल्टन सॉल्यूशन लिया, कैसा सॉल्यूशन लिया? मोल्टन, ये वाला लिया, तो मुझे पता प्रोडक्ट क्या मिला मेरे को? प्रोडक्ट। तो आप कहेंगे सर मुझे प्रोडक्ट कैथोड पर तो मिल गया सोडियम, और एनोड पर मुझे मिल गया Cl2। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन ले लिया एक्वस, जलीय विलयन, तो आपको पता होना चाहिए जलीय विलयन में साथ में H भी होता है। क्या होता है? H+ आयन भी होता है, और यहाँ पर आपको पता है OH- भी होगा, Cl- भी होगा, OH- भी होगा। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा। और वो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, वो बात अपन आगे करने जा रहे हैं भाई। ठीक है। तो पहले आपको वो समझ आ गया कि यहाँ प्रोडक्ट अलग होगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा? अलग होगा। मैंने मोल्टन सॉल्यूशन लेके बताया। तो कुल मिला के हमारे पास कंक्लूजन ये निकला
कि गलत विलयन लेने पर या मोल्टन सॉल्यूशन लेने पर नो चेंज इन द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वही बनेगा जिससे मिलकर वो आयन है। नो चेंज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्व सॉल्यूशन लिया तो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट विल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये कैसे डिफरेंट होगा, यहाँ क्या बनेगा, ये अपन आगे बात करने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले एक फैक्टर पढ़ेंगे, फिर वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने बता दिया एक तो डिपेंड इस पर करता है, पहले फैक्टर लेंगे। दूसरा मेरे पास जो आएगा सेकंड, तो सेकंड फैक्टर मेरे पास है भाई, वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की नेचर मतलब इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अब इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसे दोस्तों, इलेक्ट्रोड भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक एनोड होता है तो दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। तो अब यहाँ हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं मोस्टली दो टाइप के यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, दो टाइप के। अब दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है आपको पता होना चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोड, कौन सा होता है, इनर्ट। और दूसरा क्या होता है, एक्टिव, ये इसको कहते हैं अटैक्ड, अटैक्ड इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, जिसको आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो नहीं करता है, ये कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नो पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, नो पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या रहेगा, जैसे ग्रेफाइट आ गया या गोल्ड आ गया या प्लेटिनम है, इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं भाई वो क्या कहलाते हैं, दीज आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनको कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन क्या हो रही है, कहाँ है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, इनका पार्टिसिपेट मतलब क्या हो गया, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे। अब इसमें कौन सा हो गया भाई, अटैक्ड इलेक्ट्रोड में, जैसे अगर आपके पास निकल का कोई इलेक्ट्रोड आ गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड आ गया, या सी का मतलब या सी या NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, है ना, ये पूछ भी सकते हैं आपसे। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अभी अपन इसका भी यूज़ करके बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये जो है अगर ये ज़्यादा एक्टिव है, इसकी मेटल ज़्यादा एक्टिव है तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कैसे करती है। तो ये आपके कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूट्रली आपके देखेंगे रिएक्शन के अंदर जो हो रहा होने दो, नहीं, वो कह रहे हैं अगर मेरे सॉल्यूशन के अंदर है तो मेरा भी आपके ऑक्सीडेशन हो सकता है, मेरा भी रिडक्शन हो सकता है, ऐसे। तो इनको अटैक्ड या एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों वो है थर्ड फैक्टर, वो है अपने पास में डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल, अब डिस्चार्ज पोटेंशियल या इसको हिंदी में कहते हैं विसर्जन विभव। एक्चुअल में कोई भी आयन जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल, विसर्जन विभव। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच एट द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा
आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, डीपी कहते हैं। डीपी मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। लो भाई, अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए जिस आयन को इलेक्ट्रोड तक पहुँचने के लिए कम एनर्जी चाहिए वो उतना ही पहले डिस्चार्ज होगा। तो जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी जो होती है, विसर्जित होने की क्षमता जो होती है, विसर्जित होने की क्षमता, वो किस पर डिपेंड करेगी, डीपी पर। डीपी ज़्यादा होगा तो कम विसर्जित होगा, डीपी कम होगा तो जल्दी जाके आपके क्या हो जाएगा भाई, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, गया और डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास में है बच्चों, वो है एसओपी और एसआरपी। एसओपी ऑब्लिक एसआरपी मतलब क्या हुआ, एसओपी और एसआरपी क्या होता है भैया। अब जिसे आपको पता होना चाहिए कि जिस इसका जो लिंक जो होता है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल के साथ होता है। जिसका एसओपी ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, उसका पहले ऑक्सीकरण होगा। जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। तो डीपी अगर आपको पता नहीं तो एसओपी एसआरपी से अपन देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ये बात आनी चाहिए कि जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो होता है या एसओपी या एसआरपी जो होता है, एसओपी पहले तो इसका मतलब आपको पता ही स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये होता है एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अपन कहते हैं यदि दो आयन है, यदि दो आयन में से जिसका एसओपी ज़्यादा होगा वह पहले ऑक्सीकृत होगा, या ये कह सकते हैं उसका पहले ऑक्सीकरण होगा। उसका पहले ऑक्सीकरण होगा, सिंपल। और एसआरपी दे दिया जाए, यदि दो आयन में से जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा, एसआरपी ज़्यादा होगा, उसका पहले अपचयन होगा। अगर ये बातें आपको पता है तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। ठीक है भाई। तो एसओपी एसआरपी के बारे में हमें ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअल में जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है या एसओपी एसआरपी जो होता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे एसओपी कह दूं तो वो भी डीपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एसआरपी कह दूं तो वो भी क्या होगा, डीपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब भाई जिसको ऑक्सीकरण करना है वो तो ऑक्सीकरण ही करेगा, तो ऑक्सीकरण करने के लिए उसको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये हो जाएगी। अगर कोई अपचयित होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये जो आपको एसओपी एसआरपी जो है डीपी के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये, तो कोई भी एक चीज़ याद रख लो, या तो आपको डीपी पता होना चाहिए या एसओपी या एसआरपी पता होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास ये बात आ चुकी है कि हम एसओपी एसआरपी और इसके आधार पर कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये अपन जस्ट आगे वाली क्लास में या नेक्स्ट इसके बाद अपन एक बार वापस के क्वेश्चन लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट लिया, NaCl लिया, PbCl2 लिया, NaBr लिया। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन लेकर के अपन चेक करेंगे उनके एसओपी और एसआरपी की वैल्यू के आधार पर कि किसका आपके ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, क्यों होगा। कई बार एसओपी एसआरपी ज़्यादा भी होता है, लेकिन फिर भी जैसे अपन बात करते हैं कि वहाँ पर आपके
अगर कोई चेंज हो जाता तो वो किस वजह से होता है, वो ओवर वोल्टेज की वजह से होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, खैर वो वहीं पर आ जाएगा वापस, कि ऐसे जैसे आयन दिए हुए हैं, जैसे नाइट्रेट दे दिया या आपके पास सल्फेट दे दिया या फॉस्फेट दे दिया, अगर ऐसे सॉल्यूशन में अगर ये आयन प्रेजेंट है तो यहाँ नाइट्रोजन की स्टेट आप देख रहे हैं +5 है, +6 है, यहाँ पर +5 है। तो जो अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहाँ पर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि वहाँ पर कभी भी जो है उस आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये अपन आगे क्वेश्चन में ले ही लेंगे इसको। फिलहाल मैंने आपको इसका थ्योरी जो है वो बता दिया। अगर ये आपको याद है तो मेरा मानना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो गया। तो दोस्तों हम बेसिकली बात जो कर रहे थे वो इलेक्ट्रोलाइसिस की कर रहे थे, कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये डिपेंडेंसी इसकी किस पर रहती है, और जस्ट अपन आगे जो है इसकी वैल्यूज़ के साथ अपन बात करेंगे कि इसका अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा तो उसका SOP कितना है, रिड्यूस होता तो उसका SR भी कितना है, और अगर सॉल्यूशन के अंदर तो एक दो एग्जांपल नहीं, कुछ ज़्यादा ही एग्जांपल लेने वाले हैं अपन। तो ये अपन नेक्स्ट में, तो चूंकि हमारा पहला टॉपिक भी यही था कि भाई हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, तो पहले फैराडेज लॉ उसके साथ ही अपन ये बात करेंगे। तो फैराडेज लॉ, क्योंकि वो इसलिए कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर फैराडेज लॉ आपने शुरुआत में बोला था पढ़ाया नहीं, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए पहले फैराडेज लॉ लेंगे। तो फैराडेज लॉ में बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो उसके प्रोडक्ट कैसे चेंज होते हैं ये बात। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इसकी प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी किस पर रहती है और कैसे रहती है ना। क्वेश्चन भी दिए हुए NCERT में, वही अपन यहाँ करने वाले हैं। तो अब अपन बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एक ही जो लेक्चर जो होता है उसमें दो डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है ना वो बच्चों को बड़ा बल्कि लगते हैं कि यार ये ऐसे कैसे। तो वहाँ भी जो आपके वैल्यूज़ वगैरह हैं तो थोड़ा सा उसको हमने जो है क्वेश्चंस को वगैरह वो इसके जस्ट बाद में लेने वाले हैं ना, ताकि एक लेक्चर के अंदर कोई चीज़ जैसे ये थोड़ा इजी है तो इसलिए इसको पहले पढ़ाते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे आपका। फैराडे के छोड़ेंगे कोई भी नहीं, ऐसा नहीं कि अपन छोड़ देते हैं, उतना तो उसमें दिया हुआ ही नहीं आपके NCERT, लेकिन फिर मैंने पढ़ा दिया आपको फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अगर आपको थ्योरी वो पता है तो आप क्वेश्चन अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसमें दो नियम हैं दोस्तों। कितने नियम हैं? दो। तो पहला कौन सा भाई? प्रथम नियम। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो अपन बात करेंगे वो क्या है। इसने कहा दोस्तों कि अगर अपन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसने ये बताया था कि आप जितनी देर तक करंट पास करोगे उतनी देर तक, जितना ज़्यादा करंट पास करोगे तो ज़्यादा डिस्चार्जिंग होगी, और कम करंट पास करोगे तो कम डिस्चार्जिंग होगी। ये इसकी मेन बात थी। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास यहाँ पर ये कोई सब्सटेंस, अगर मैंने ये कह दिया ये जमा हो रहा है, ये कोई W अमाउंट है, जैसे मान लीजिए ये AB इलेक्ट्रोलाइट था और ये जमा हो गया, ठीक है ना। तो इसके जमा होने की जो मात्रा है, जैसे मैंने कह दिया ये A+ है और ये क्या भाई B-, A+ गया तो ये यहाँ पर जमा होगा और B- है तो ये यहाँ पर जमा होगा। तो एक्चुअल में जो इसकी मात्रा जो जमा हुई है, जो इसकी मात्रा क्या हुई है, ये जमा होने वाली ये जो मात्रा है W या बबलू जिसको आप कहते हो, ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी कि भाई आपने इसमें करंट कितना पास किया, चार्ज कितना पास किया है। चार्ज ज़्यादा
तो ज़्यादा देर आयन ज़्यादा देर तक जाएंगे और ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये यही बात कहना चाहता है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या निक्षेपित मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती। तो क्या हो गया, किसी विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में, के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विसर्जित मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विसर्जित मात्रा जिसको हमने क्या मान लिया, W, उसमें प्रवाहित, यह थोड़ा मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, निक्षेपित और विसर्जित को कहते हैं डिपॉजिटेड एंड डिस्चार्ज। इंग्लिश भी बोल दूंगा मैं आपको, डिपॉजिटेड और ये हो गया आपके डिस्चार्ज। एक्चुअल में ये जो क्लास जो है दोस्तों, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काम में आ सकती है, तो आ ही रही है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विसर्जित मात्रा, उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हो गया, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि चार्ज कितना पास किया आपने। तो इस लैंग्वेज को अगर मैं मैथमेटिकल टूल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, एंड W का साइन मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ कांस्टेंट लिखा Z इंटू Q। क्या लिख दिया अभी मैंने, Z इंटू Q। अब Z क्या है, Z इज द कांस्टेंट, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट, विद्युत संयोजक स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, तो Z अपने आप में एक कांस्टेंट है, और Z की जो वैल्यू है वो क्या होती है, E/F, है ना, ये E/F। तो E/F, E4 क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास, हिंदी में कहेंगे इसको तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ये। और F जो है वो कहलाएगा फैराडे स्थिरांक। फैराडे कांस्टेंट। अब दोस्तों ये W इज इक्वल टू हमने लिखा Z इंटू Q, और Z की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला आने वाला है W इज इक्वल टू E/F इंटू Q। अब ये Z जो है या F है, इसके बारे में जस्ट अपन आगे वाले पेज पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, तो ये देखा आपने, W इज इक्वल टू, पहले वापस लिख लेता हूँ यहाँ पर, Z इंटू Q था, और W इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, E/F इंटू Q। और आपको पता है कि E जो होता है, E इक्विवेलेंट मास, ये क्या होता है भाई, ये होता है मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, इसको MWT भी लिख सकते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, W इज इक्वल टू MWT अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 1/F इंटू Q। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, W/MWT इज इक्वल टू 1/वैलेंसी फैक्टर इंटू 1/F
इंटू क्यू। अब आपको पता है कि ये जो मोल होता है, मोल वो क्या होता है भाई, पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बट्टा उसका अणुभार, ये क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ अपन आ चुके हैं n इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन एफ इंटू क्यू। तो दोस्तों यहाँ आकर के आपने एक बात सीख ली है, n इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज, उसको निकालने का तरीका जो है 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन एफ इंटू क्यू। तो ये फेराडे का फर्स्ट लॉ हो गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये फेराडे क्या होता है भाई, तो बहुत इजी है। 1 फेराडे का मतलब होता है, 1 फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, 1 फेराडे या 1 एफ कहते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कूलाम में आएगा। तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 96500 कूलाम, लगभग आएगा ये। तो कुल मिला के आप सीख चुके हो कि फेराडे क्या होता है, जेड क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली। तो मोटा मोटी बात यही है अपने पास में कि जो यहाँ पर अपन करंट जितना ज़्यादा डालेंगे, अगर आपने स्विच ऑन किया और ऑफ कर दिया तो बेचारे आए नहीं, लेंगे नहीं और वहाँ जा नहीं पाएंगे, डिस्चार्ज नहीं होंगे, तो जमा नहीं होंगे, आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं, है ना दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जो जमा होने वाली मात्रा है वो चार्ज पर डिपेंड करती है कि चार्ज कितना है ना भाई। अब अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, आप चाहो तो कई बार क्या होता है करंट की वैल्यू दे रखी होती है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आपको एक बात पता है, इसको मैं और अगर लिखना चाहूँ तो इस तरीके से वापस बता रहे हैं इसी को, ये जो आपने लिखा था W प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q था। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ये क्या लगा दिया, Z इंटू क्यू लगा दिया। और I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, I इंटू क्या आ गया, T। तो W इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, Z I इंटू क्या हो गया, T। और Z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E बाई एफ लिख सकता हूँ, I इंटू टी। अब आपको पता है कि E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ बताइए, मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, ये 1 अपॉन एफ आई इंटू टी। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो गया, W अपॉन मोलर वेट 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। अब आपको पता है कि इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। तो चाहे फॉर्मूला ये यूज़ कर लीजिए चाहे ये यूज़ कर लीजिए, दोनों के आंसर आपके सेम ही रहेंगे। अगर चार्ज दिया हुआ दोस्तों तो आप ये यूज़ करना, और चार्ज नहीं दिया हुआ है, करंट और टाइम दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये था आपके फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पर बेस्ड मैं आपके नॉर्मल सा क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे आप इस कर सकते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है अपन जो PYQ में करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, ये देखिए आप, देखिए 9.65 एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट
विद्युत धारा को 1000 सेकंड के लिए NaCl विलयन से प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर निक्षेपित Na एवं Cl2 के मोल ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में सारी बातें आ गई आपके। तो देखो दोस्तों, जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से आप पहले तो वही तरीका आपका कि हमें दिया हुआ क्या है, करंट दी हुई है कितनी 9.65 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 1000 सेकेंड, और निकालना क्या है, मोल ऑफ सोडियम निकालना मुझे, जो कहाँ मिलेगा कैथोड पर, और मोल ऑफ Cl2 निकालना मुझे, जो मुझे कहाँ मिलेगा एनोड पर, जो अभी इसी क्लास में मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। तो अब आपको पता है कि जो फॉर्मूला आपने लिया था कहाँ वाला भाई, ये वाला पड़ा है, ठीक है। आप चाहो तो पहले ग्राम में वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये भी ले लो, चलो आपको जो ज़्यादा कॉमन लग रहा है मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। W इज इक्वल टू क्या था मेरा, ZIT था, जीत। Z क्या होता है E/F, I इंटू टी हो जाएगा। तो E क्या होता है भाई, मोलर मास। अब सोडियम के लिए निकालने, पहले अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, सोडियम के लिए, और ये सेकंड पार्ट क्लोरीन के लिए निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ E की वैल्यू, E मतलब क्या होता है तुल्यांकी भार, सोडियम का कितना होता है 23, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, चार्ज आपको पता है एक ही है तो ये क्या हो जाएगा 1, फैराडे की ये वैल्यू कितनी है 96500, करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 9.65, और टाइम मुझे कितना दिया हुआ है 1000, ये जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, 1 2 1 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने से ये क्या हो जाएगा 10। मतलब W की वैल्यू मेरे पास जो आने वाली है वो कितनी होगी भाई 2.3 ग्राम। अब उससे निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो मोल मेरे पास कितना आ जाएगा 2.3, मोल की वैल्यू मुझे पता है, इसका मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है भाई। चलिए दूसरा पार्ट क्या था इसका, दूसरा पार्ट अपने पास में पूछा इसने Cl2 कितना बनेगा, तो आपको तरीका वही है, Cl माइनस से ये आपको पता है तो ये क्या बनेगा, हाफ Cl2 ही तो बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो यहाँ भी आपके W वापस वही तरीका, कैसे करेंगे भाई मैं अलग यूज़ करके बता देता हूँ। W, Z जो आपके पास आया E, क्लोरीन जो है Cl माइनस, ये ध्यान रखना थोड़ा, कई बार बच्चा क्या कर लेता है इसको 71 लिख देता है, 71 नहीं लिखना है, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है 35.5 ही होता है, अपॉन F की वैल्यू क्या होगी 96500, करंट की वैल्यू 9.65, टाइम कितना है 1000, ये गया, ये आपको पता है 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/10 मतलब ये मेरे पास W की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 3.55 ग्राम, ठीक है। और जो इसके मोल आएंगे, मोल मेरे पास कितना हो जाएगा 3.55 अपॉन 35.5, ये 1/10, इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी मोल मुझे कितना मिलेगा 0.1 मोल ही मिलेगा। आप चाहते तो इन फॉर्मूले का यूज़ करते तो भी आंसर आ जाता, जो हमने मोल के टर्म में निकाल रखा था। वैलेंसी फैक्टर आपको पता ही है कॉमन ही है, तो आंसर आपके, ये तो कांस्टेंट था, ये वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर क्या भाई
एक ही है, NaCl का सॉल्यूशन है ना। तो इस तरीके से आप फैराडे के फर्स्ट लॉ के पर बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन करना है उसका यूज़ इस प्रकार से करेंगे। अमाउंट पूछे तो अमाउंट निकालो, मोल पूछे तो मोल निकालो। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी जिसमें अपन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करेंगे और जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू।